नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है और मैं हूं शीशलता यादव। और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। शहर विधायक संजय शर्मा ने सोमवार को परशुराम सर्किल का लोकार्पण किया। इस दौरान बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज सहित अन्य समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं ब्राह्मण समाज द्वारा शहर विधायक संजय शर्मा और नगर परिषद सभापति घनश्याम गुर्जर का माला और साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। वहीं इस पुनीत कार्य में सहयोग किए जाने को लेकर उनका आभार जताया। परशुराम सर्किल संयोजक ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि काफी लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद 10 जनवरी 2016 को नगर परिषद की बोर्ड मीटिंग में इस चौराहे का नाम घोड़ाफिर चौराहे से परिवर्तन कर भगवान परशुराम सर्किल रखने का प्रस्ताव पास हुआ। लंबे संघर्ष के बाद शहर विधायक संजय शर्मा ने विधायक निधि कोष से 10,90,000 रुपए की लागत से परशुराम सर्किल के जीर्णोद्धार का कार्य कराया। साथ ही नगर परिषद सभापति घनश्याम गुर्जर की भी व्यक्तिगत रूप से सहभागिता रही। ब्राह्मण समाज सहित सर्व समाज जिनका हमेशा ऋणी रहेगा। यदि आप अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल जा रहे हैं तो संक्रमण से बचाव के पूरे इंतजाम रखें, क्योंकि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के कारण यहां की आबोहवा संक्रमित हो चुकी है। यहां मुर्दा घर के पास मेडिकल बायोवेस्ट खुले में फेंका जा रहा है, जिसमें जानवर मुंह मारकर मोर्चरी के पास पड़ा बायोवेस्ट इधर उधर फैला रहे हैं, जिसके कारण अस्पताल में आ रहे लोग संक्रमित हो रहे हैं तथा बायोवेस्ट से हवा में घुल रहे संक्रमण से मरीजों की जान पर भी खतरा बना हुआ है। वहीं मोर्चरी के पास नाला टूटने के कारण गंदगी और कीचड़ का पानी मोर्चरी के आसपास के क्षेत्र में जमा हो गया है। ऐसे में डॉक्टरों और पोस्टमार्टम करवाने वाले परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में जब अस्पताल डिप्टी कंट्रोलर BS खत्री से बात की गई तो उन्होंने बताया कि नर्सिंग अधीक्षक द्वारा दिखवा लिया है और जल्द ही नगर विकास न्यास को पत्र लिखकर नाले की दीवार को बनवा दिया जाएगा। इसके अलावा नाले की गंदगी के लिए नगर परिषद को पत्र लिखा जाएगा, जिससे कि बारिश का पानी पोस्टमार्टम कक्ष के बाहर जमा नहीं हो सके। नगर परिषद वालों को बोल दिया कि नाला साफ करें और नाला साफ करके तुरंत कार्रवाई करें, क्योंकि साफ सफाई की। क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो नाला है वो टूट गया है और नाले का पानी सारा मोर्चरी के बाहर जमा हो गया। उसको दुरुस्त कराएंगे सर, दुरुस्त करा के तुरंत दुरुस्त करानी है। नहीं, यहाँ पर जो है डेड बॉडी को ले जाने करने में परेशानी आ रही है, स्टेशन से पानी भरा हुआ है, क्या कहना चाहिए सर? इसके लिए हमने मेट्रन साहब के को निर्देशित किया है और उन्होंने भी नगर परिषद को नाला साफ करने के लिए कह दिया है। और जो भी है UIT के द्वारा जो भी वो मतलब नाला ठीक होना है जो वो कराएंगे, तुरंत कराएंगे। अलवर के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत काली पहाड़ी गांव में कीटनाशक दवा का छिड़काव करते समय दवाई मुंह में जाने से एक व्यक्ति अचेत हो गया, जिसे परिजन अचेत अवस्था में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। मालाखेड़ा थाना पुलिस की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया गया। मृतक के परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार मालाखेड़ा के काली पहाड़ी गाँव निवासी फजरू खेती बाड़ी का काम करता था। देर शाम खेत में कीटनाशक दवाई का छिड़काव करने के दौरान तेज हवा चलने के कारण वह कीटनाशक दवा की चपेट में आ गया। घर आने पर उसने मामले की जानकारी दी और हल्के चक्कर आने की बात कही और खाना खाकर सो गया। रात्रि में जब उसकी तबीयत खराब होने लगी तो अचेत अवस्था में उसे जिला अस्पताल लेकर आए, जहाँ डॉक्टरों ने फजरू को मृत घोषित कर दिया। खेत में दवाई दे रहा, दवाई दे के नहीं आ गया घर पे, आके नहीं, फिर उसके बाद में शाम हो गई, शाम को देखा आया दवाई। फिर उसके बाद में वो चक्कर सा आने लगा, फिर उसने खाना खा लिया, फिर वो शाम को ज़्यादा होगा, फिर अस्पताल ले आया। क्या नाम है उनका? फजरू। उम्र कितनी थी? वो उसकी है 60 के करीब। कैथल रोड पर बसीबालोल गांव के नजदीक दो बाइकों की भिड़ंत में बाइक सवार पति पत्नी सहित 8 वर्षीय बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। घायलों को किशनगढ़ पास अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां 2 जनों को प्राथमिक उपचार देकर छुट्टी दे दी गई। वहीं बाइक चालक युवक को अलवर रेफर कर दिया। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार अर्जन कुमार अपनी पत्नी विमला और बच्चे के साथ गाँव श्यामा का रिश्तेदारी में मिलकर वापस अपने घर मालाखेड़ा आ रहा था, जहाँ रास्ते में बसीबालोल के नजदीक तेज और अनियंत्रित गति से चलाते हुए दूसरी बाइक चालक ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर लगने से तीनों बाइक से नीचे गिर गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। टक्कर लगने से जहां विमला और अर्चना को कम चोटें आने पर प्राथमिक उपचार देकर छुट्टी दे दी गई, वहीं अर्जुन के सिर और पसली में अंदरूनी चोटें सहित एक पैर फ्रैक्चर हो गया। तो रिश्तेदार आए थे मिलने के लिए, अपने तो रोड से जा रहे थे और कोई सामने बाइक से आया, वो टकरा दिए। 3 थे, एक बच्ची थी, ये थे और उनकी मिसेज थी। तो कितने लोग घायल हुए? तीनों हुए? तीनों हुए सर। तीनों को यहाँ तो अलवर तो किशनगढ़ भर्ती कराया, किशनगढ़ से अलवर रेफर कर दिया। अलवर में यहाँ तीनों की जांच करवाई है। अब एक को तो भर्ती कर लिया, बाकी उनके नॉर्मल है, बाकी उनको तो वो दे दिया, छुट्टी दे दी। हाँ।
ये एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था सब 12:15 बजे। ये कहाँ पे हुआ था? ये काफी है इस बसी। सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 बाइकों की भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई। वहीं अन्य घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। युवक प्रकाश ने बताया कि वह और रवि बाइक पर बुर्जा से दादर की तरफ जा रहे थे, जहां रास्ते में बुर्जा के नजदीक दूसरी बाइक ने रोड क्रॉस करते हुए उन्हें टक्कर मार दी, जिसमें वह और रवि दोनों बाइक से उछलकर दूर जा गिरे। बाइक रवि चला रहा था, इस कारण उसके ज़्यादा चोटें आई। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें उपचार के लिए अलवर के जिला अस्पताल लेकर आए, लेकिन यहां उपचार के दौरान रवि की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद दूसरा बाइक चालक मौके से फरार हो गया। मृतक रवि बुर्जा का निवासी था। पुलिस की मौजूदगी में शव के पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर परिजनों को सुपुर्द किया गया। हम जा रहे थे और इधर हमने जैसे रॉन्ग साइड से मतलब निकलने वाले थे, इधर से पीछे से आकर ठोक दिया सर गाड़ी वाले ने। कौन सी गाड़ी थी? गाड़ी बाइक थी सर, वो देखा नहीं सर, पीछे से आकर ठोका और हम गिर गए सर। तो मौके पर मौत हो गई, क्या हुआ? पता नहीं सर, जब तो सब ठीक था, जब आ रहे थे जब तक तो आप भी साथ थे क्या? हमें भी साथ था सर। मेरे को भी लगी है सर। नंगली सर्किल पर बीआरएलपी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुश्ती महासंघ अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवान महिला सम्मान महापंचायत के लिए नए संसद भवन की ओर मार्च कर रहे थे। तभी पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। जंतर मंतर पर लगभग 35 दिनों से पहलवान अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। मामले को लेकर बीआरएलपी सदस्य संदीप ओला ने बताया कि बीआरएलपी प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार का खुला विरोध करती है। बीजेपी में बाबाओं की अहमियत है, देश का मान सम्मान बढ़ाने वाले मेडलिस्ट बेटे बेटियों की नहीं। शोषण के विरुद्ध महिला पहलवान बेटियां ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी को लेकर 35 दिनों से धरना दे रही हैं। वहीं दिल्ली पुलिस उनके हौसलों को पस्त करने के लिए कभी लाठीचार्ज तो कभी उन्हें गिरफ्तार कर रही है। सुनिए मामले को लेकर संदीप ओला ने क्या कहा। देखिए, पिछले 1 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया, देश के मान सम्मान और देश के लिए मेडल जीतने वाले खिलाड़ी पिछले 1 महीने से ज़्यादा जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। एक अपराधी जिसके खिलाफ लंबी लिस्ट है, देश की बेटियों ने, देश की गौरवशाली बेटियों ने उनके ऊपर आरोप लगाया कि उनका यौन शोषण उनके द्वारा किया गया। खिलाड़ी पिछले 1.5 महीने से उसके खिलाफ कार्रवाई को लेके धरने पे बैठे हैं। आज सुबह जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज करके देश की बेटियों पे लाठीचार्ज किया गया, पूरे देश में इसका आक्रोश है। 36 बिरादरी के युवा यहाँ इकट्ठे होकर हमने माननीय प्रधानमंत्री का और देश की बीजेपी सरकार का विरोध प्रदर्शन किया। ब्रजभूषण का, नरेंद्र मोदी का हमने यहाँ पुतला फूंका है और हमारी प्रमुख मांग यही है कि ब्रजभूषण सिंह को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके और सलाखों के पीछे डाला जाए। एक ऐसा आदमी जिसके खिलाफ अपराधों की लंबी लिस्ट है, वो आदमी खुला आज़ाद घूम रहा है और देश के लिए मेडल लाने वाली बेटियां, देश के लिए बड़े अवभाग्य की बात है कि जो मेडल लेके आ रही हैं वो तो लाठियां खा रही हैं और जो इंसान अपराध पे अपराध कर रहा है उस इंसान को पुलिस संरक्षण देती है, पुलिस उसको प्रोटोकॉल देती है। इसके विरोध में हमने भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ यह विरोध प्रदर्शन किया, ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग की है और देश का युवा, देश का जवान खिलाड़ियों के साथ है। हमारी पार्टी आरएलपी पार्टी ने आज जो संसद भवन का लोकार्पण कार्यक्रम था उसका भी माननीय हनुमान जी बेनीवाल ने बहिष्कार किया था और हम अलवर जिले के 36 बिरादरी के युवा भी उस लोकार्पण कार्यक्रम का बहिष्कार करते हैं। देश की बेटियां हमारी पिट रही हैं और नरेंद्र मोदी, सबसे बड़ी अवभाग्य की बात है, आप देखिए कि देश के सबसे गणमान्य आदमी राष्ट्रपति को उस उद्घाटन में नहीं बुलाया गया और बाबाजियों को उस प्रोग्राम में बुलाया गया। क्या ये देश बाबाजियों का देश हो गया है? भारतीय जनता पार्टी जो संघ की विचारधारा है उस विचारधारा में बाबाजियों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, लेकिन देश के प्रथम आदमी राष्ट्रपति को महत्व नहीं दिया जाता। इसलिए हम ऐसे संसद भवन के लोकार्पण कार्यक्रम का बहिष्कार करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं। राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉइज यूनियन द्वारा अपनी 12 सूत्रीय समस्याओं को लेकर सोमवार को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के मुख्य प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान यूनियन के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने रोडवेज परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रही महिला ने बताया कि पिछले 2 महीने से कर्मचारियों को ना तो समय पर पेंशन मिल रही है और ना ही वेतन का भुगतान किया जा रहा है। वहीं यूनियन सचिव राकेश तिवारी ने बताया कि अपनी 12 सूत्रीय समस्याओं के संदर्भ में रोडवेज परिसर में विरोध प्रदर्शन किया गया। उनकी 12 सूत्रीय मांगे हैं, जिनमें मुख्य मांग चालक परिचालक के अधिश्रम भत्ते की सूचना प्रति माह देने, चालक परिचालक को आकस्मिक अवकाश या उपार्जित अवकाश देने, बकाया सैलरी एवं एरियर का शीघ्र भुगतान करने, चालक परिचालक की दैनिक ड्यूटी चार्ट में भेदभाव की नीति को बंद करने, कार्यशाला के शौचालय को सही कराया जाए, एजेंसी चालकों को समय पर वेतन दिलवाए जाने, ग्रेड पे संशोधन कर ग्रेड प्रथम पर पदोन्नत हुए कर्मचारियों की ग्रेड पे 2800 करने के संबंध में समस्याओं के समाधान को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है।
ज्ञापन में वर्णित मांगों का निस्तारण 15 दिवस में कर यूनियन को सूचित करने की मांग की गई है, वरना संगठन द्वारा आंदोलन करने की पूर्ण जिम्मेदारी निगम प्रबंधन की होगी। तनख्वाह पेंशन के लिए तनख्वाह पेंशन का भुगतान नहीं हो रहा, हमारा 2 महीना से तनख्वाह नहीं मिल रही, पेंशन भी नहीं मिल रही, हम परेशानी हो रहा बहुत ज़्यादा। कभी अपने अधिकारियों को सबको दे रखा, नहीं देते हैं और हम इस बात की लड़ाई करते और आगे बढ़ेंगे और जो भरतपुर जोन कर दिया वो भरतपुर जोन के लिए भी लड़ाई करेंगे। हम भरतपुर जोन नहीं जाने देंगे और हम डिपू से पेंशन तनख्वाह लेना चाहते हैं। मुख्य समस्या हमारी भुगतान की है, जो कर्मचारियों के भुगतान नहीं हो रहे। जो पहले क्या था, जो हेड ऑफिस से डायरेक्ट पेमेंट आता था डिपो के लिए, अब क्या हेड ऑफिस से ये कर दिया गया है कि पहले जोनल में आएगा, जोनल में हमारे यहाँ भेजेंगे, तो इससे क्या 1 2 3 4 4 5 5 दिन पेमेंट हमारा लेट होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हमारे कर्मचारियों का बकाया पेमेंट पड़ा हुआ है, वो नहीं आ रहा। अभी 11 लाख का पेमेंट आया हुआ है, उसको आए हुए करीबन 15 से 20 दिन हो गए, लेकिन अब मैंने यहाँ का लोकल मैनेजमेंट उस पैसे को कर्मचारी को देने के तैयार नहीं है। पता नहीं क्या इनको परेशानी होती है। उनका पेमेंट है, उनका पैसा है, उसमें भी हमको बहुत परेशानी हो रही है। और अन्य मांगे हैं, जैसे वेतन विसंगतियाँ का फर्स्ट ग्रेड मैकेनिकों का है, जिनका पे ग्रेड 2400 से 2800 की मांग रख रखी है, तो वो भी लागू नहीं कर रहे। सरकार के द्वारा लेटर भी इनको दिया गया है, उसका जवाब नहीं दे रहे। तो इस विरोध में हम विरोध प्रदर्शन किया है हमने, और इस माध्यम से उनको सीएम साहब के माध्यम से एमडी को, चेयरमैन को और इनको विज्ञापन भी देंगे। नार्वे इंडिया पार्टनरशिप इनिशिएटिव की ओर से अलवर के गीतानंद शिशु अस्पताल स्थित स्पेशल केयर यूनिट FBNCU बच्चों की पारिवारिक भागीदारी देखभाल के लिए FPC बाल चिकित्सा आपातकालीन ट्रायज मूल्यांकन एवं उपचार के लिए स्थापित की गई है, जिनका निरीक्षण करके टीम ने कहा कि अलवर में बेहतर काम हुआ है। सालों पहले अलवर के गीतानंद शिशु अस्पताल में निपी और भारत सरकार की तरफ से मॉडल के रूप में स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट स्थापित की गई थी। हर साल नार्वे की टीम इसका निरीक्षण करती है। इसके सफल संचालन के बाद अस्पताल में बच्चों की पारिवारिक भागीदारी देखभाल के लिए FPC और बाल चिकित्सा आपातकालीन मूल्यांकन एवं उपचार के लिए स्टार्ट का निर्माण कार्य किया गया। नार्वे के 8 अधिकारियों की टीम ने अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान रामगढ़ क्षेत्र में आंगनबाड़ी क्षेत्र पर व्यवस्थाएं देखी और सपोर्ट सिस्टम का निर्माण और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से बातचीत की गई। उसके बाद दोपहर में टीम अस्पताल पहुंची और सभी वार्ड तथा यूनिट का निरीक्षण करते हुए वहां की व्यवस्थाएं देखी। इस दौरान यहां भर्ती महिलाओं सहित न्यूबॉर्न यूनिट में भर्ती बच्चों के परिजनों से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि अलवर में बेहतर काम हो रहा है। निरीक्षण के दौरान प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सहित चिकित्सालय स्टाफ और अधिकारी मौजूद रहे। नार्वे से आई महिला अधिकारी ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में इंडिया बेहतर काम कर रहा है। कई ऐसे बदलाव किए गए जिनका फायदा देश के लोगों को मिला। कोरोना काल में सबसे बेहतर काम इंडिया में हुआ। नार्वे की टीम ने दोपहर के समय जिला कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों के साथ एक बैठक की। उसके बाद टीम दिल्ली के लिए रवाना हो गई। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान ने कहा कि गीतानंद शिशु अस्पताल में नार्वे की तरफ से कुछ और सहायता उपलब्ध कराने की बात कही गई है। ऐसे में कई प्रस्ताव तैयार करके नार्वे की टीम को दिए गए, जिससे यहां आने वाले मरीजों को और बेहतर इलाज मिल सकेगा। इस दौरान मदर मिल्क बैंक का निरीक्षण करके मिल्क डोनेट करने वाली माताओं से भी नार्वे की टीम के सदस्यों ने बातचीत की। The purpose of my visit coming from Norway is to see the good results of the good partnership in the Norway-India it's called NIPI, Norway-India Partnership Initiative, focusing particularly on maternal and newborn health. How do you like the medical facility in this hospital? It's very impressive to see that at this level of hospital, it's possible to have care for premature newborns, like we've just seen, with equipment, but also innovative new ways of handling babies who are born too early. In particular, we've seen how in the past you would separate the newborns, the premature newborns, from the mothers and the parents, and now we've been able to find ways to keep them together, which is good for the parents and it's good for the newborn baby as well. आज नॉर्वे से टीम शिशु चिकित्सालय में विजिट के लिए टीम आई थी, जो कि निपी प्रोजेक्ट जो चलता है उसके तहत अस्पताल का निरीक्षण किया, और जो भी इन्होंने यहाँ पे कार्य देखा है तो उससे ये प्रसन्न हुए, और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा काम हो रहा है और सभी चीज़ों का यूटिलाइजेशन तरीके से किया जा रहा है। कहाँ निरीक्षण किया है? अभी इन्होंने ईटेट का निरीक्षण किया है, उसके बाद SNCU का किया है,
और FBC जो कंगारू मदर केयर है उसके बारे में भी इन्होंने जानकारी ली है। उसके बाद अभी यशोदा से इंटरेक्शन करेंगे, क्रॉस क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद मदर मिल्क बैंक की विजिट करेंगे। सरिस्का बाग परियोजना में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने सरिस्का जंगल का भ्रमण किया। जंगल सफारी के दौरान मंत्री रावत को करना का बास वन क्षेत्र के समीप बाघिन ST7 और भगानी वन क्षेत्र में ST30 की साइटिंग हुई। बाघ बाघिन को देखकर उद्योग मंत्री शकुंतला रावत बड़ी खुश नजर आई। सरिस्का में की गई व्यवस्थाओं को लेकर और पर्यटकों की बेहतर सुविधाओं के लिए उन्होंने CCF RN मीना और DP जगावत की सराहना की। सरिस्का टाइगर रिजर्व में जल प्रबंधन, खरपतवार उन्मूलन और बाघ प्रबंधक की जानकारी ली। इस मौके पर उनके साथ DFO देवेंद्र प्रताप जागावत, ACF पंकज कुमार और रेंजर्स जितेंद्र सिंह चौधरी भी मौजूद रहे। बिल्कुल, आज हमने सरिस्का का भ्रमण किया, देखा भी कि भाई फॉरेस्ट की जो कई दिनों से गार्ड और वो बताते रहते हैं कि मैडम एक बार आप आइए देखिए तो सही सरिस्का। तो आज सरिस्का का भ्रमण किया। सुबह भी हमने एक टाइगर देखा और अभी तो हमने किल करते हुए और उसको घसीट के ले जाते हुए देखा। उसने एक चीतल का किल किया अभी हमारे सामने और ये पानी के जोड़ के पास से वो एकदम लेके जा रही है किल करके। तो यहाँ भी जो टाइगरों का कुनबा बढ़ा है, काफ़ी दिन पहले जो लुप्त हो गया था और इतने सालों से फॉरेस्ट और गांव वालों का सामंजस्य नहीं बैठ रहा था। सबसे बड़ी बात ये है कि अब कुछ सालों से 4-5 साल से जो गांव वालों में और फॉरेस्ट विभाग में एक पारिवारिक समन्वय जो बना है, बहुत अच्छा सराहनीय काम है। और अब जो भी अधिकारी यहाँ CF, ACF और गार्ड और DFO फॉरेस्टर सब जो लग रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब भी अब जो लोग भी आ रहे हैं उन्हें टाइगर दिख भी रहा है तो बड़े खुश होते हुए जा रहे थे, हमें रास्ते में भी मिले। तो मेरी तरफ से पूरे फॉरेस्ट विभाग के सभी अधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोतवाली थाना पुलिस ने चाकू का भय दिखाकर राहगीरों से लूटपाट करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया। कोतवाली थाने से मिली जानकारी के अनुसार मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि एक युवक स्कीम नंबर 10 जयपल्टन रोड पर चाकू का भय दिखाकर लोगों से लूटपाट की कोशिश कर रहा है, जिसकी सूचना पर मेजाब्ता पुलिस टीम मौके पर पहुंची। आरोपी युवक पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा। इसके बाद पीछा कर पुलिस ने आरोपी को पकड़ा तो आरोपी के पास एक चाकू मिला। पुलिस ने आरोपी से चाकू के संबंध में पूछताछ की तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस को जानकारी दी कि आरोपी इजहार खां जयपल्टन रोड पर खड़ा होकर चाकू दिखाकर लोगों से लूटपाट का प्रयास कर रहा था। पुलिस आरोपी इजहार को गिरफ्तार कर थाने लाई। पुलिस अनुसंधान में पता चला आरोपी इजहार पूर्व में बाइक चोरी के मामले में बंद रह चुका है। आरोपी इजहार अलवर के अकबरपुर का निवासी है। प्रतापल्टन रोड इसके नंबर 10 की तरफ राहगीरों से लूटपाट करने के चक्कर में एक मुलजिम नाम है इजहार उर्फ बांस, पिता का नाम दिलबाग, रहने वाला है अमर सिंह का वास अकबरपुर सीकरी भरतपुर। उसके दौरान गश्त पकड़ा, चाकू लेकर राहगीरों से लूटपाट के चक्कर में था और थाने पर लाए और उसके बाद पेश कराया, जेसी ऑर्डर कर दिया। कौन सी जगह से गिरफ्तार किया है? प्रतापल्टन रोड है, इसके नंबर 10 की तरफ। किस तरह का भय दिखा रहा था चाकू से? चाकू से जनता को डरा रहा था, पैसे वैसे लेने की फिराक में डरा कर। पहले भी कोई मुकदमे है इसके खिलाफ? इससे कोई मोटरसाइकिल चोरी की मुकदमा है, नौगांव में पकड़ा गया है और पूछताछ। जिला अस्पताल में चोरों की बढ़ती सक्रियता ने मरीजों से लेकर अटेंडेंटों तक की मुसीबत बढ़ा दी है। अस्पताल में चोरों का आतंक ऐसा है कि आए दिन किसी न किसी मरीज अथवा अटेंडेंट का मोबाइल, रुपए या अन्य सामान चोरी हो रहा है। बीते रविवार देर रात को भी एक बुजुर्ग व्यक्ति के 2500 रुपए नकदी और मोबाइल चोरी हो गया। विडंबना यह है कि न तो अस्पताल प्रबंधन इन घटनाओं को रोकने में कोई कारगर कदम उठा रहा है और न ही पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस कोई कार्रवाई करती है। इसी का नतीजा है कि अस्पताल में सक्रिय हुए चोर बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। थाना गाजी निवासी पीड़ित धर्म सिंह ने बताया कि कुछ दिन पूर्व हुई दुर्घटना में पैर में रोड और प्लेट लगाने का ऑपरेशन हुआ, जिसके इलाज के लिए वह राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय आया। उपचार न मिलने के कारण वह रात्रि में अस्पताल परिसर स्थित एक पेड़ के नीचे सो गया। सुबह उठा तो मालूम चला जेब में रखे 2500 रुपए और मोबाइल चोरी हो गया, जिसकी शिकायत अस्पताल प्रबंधन और पुलिस को दी गई, लेकिन घटना को लेकर दोनों ने ही कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। हालांकि अस्पताल परिसर में CCTV कैमरे लगे हुए, संभावना व्यक्त की जा रही है कि इन कैमरों में चोरी की घटना कैद हुई है। वहीं पीड़ित का कहना है कि चोरी के बाद उसके पास चाय पीने और घर जाने तक के पैसे नहीं बचे। वह फोन चोरी होने के चलते अब अपने परिजनों को भी सूचित करने में असमर्थ है। मैं आया था, मेरे पैर में राड डली है, प्लेट है, मैं दिखाना आया था GS चौहान को। फिर क्या हुआ था? मैं नाइट को यहाँ रुक गया, पेड़ के नीचे सो गया था, तो मेरे 2500 रुपये केस और एक 30,000 का मोबाइल Vivo 32 अच्छा वो निकल गया।
फिर आपने पुलिस को सूचना दी क्या? सर दी, वो कह रहे हैं मुलजिम को लाओ। अब सर मैं देखता तो मैं ही पकड़ लेता। तो पुलिस ने कोई मदद करी आपकी? नहीं, नहीं करी सर। आप कहाँ गए थे? यहाँ अंदर चौकी में? हाँ, चौकी। फिर क्या बोल रहे थे वो तो बोल रहे थे साहब किसी को लेकर आओ जिसने नहीं निकाला है। अब मैं किसको लेकर आऊँ सर? तो अब क्या परेशानी आ रही है? परेशानी है तो सर मेरे पास किराया, उन्हें साहब देखो चाय पीने के लिए पैसे नहीं। तो यहाँ पर क्या ऐसा होता रहता है क्या है? हाँ बिल्कुल अक्सर होता है साहब, डेली घटना है अस्पताल में। अस्पताल क्या चोरी करने वाले लोग? चोरी मोबाइल डेली का काम है सर। भिवाड़ी साइबर सेल और डीएसटी टीम ने रविवार को 3 थाना क्षेत्रों में एक साथ कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस दौरान अवैध हथियार रखने वाले 4 बदमाशों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 3 देसी पिस्टल और 1 देसी कट्टा जब्त किया गया। इनमें से एक बदमाश टपुगड़ा थाने का हिस्ट्री शीटर भी बताया जा रहा है। डीएसटी प्रभारी दारा सिंह ने बताया कि उन्हें चौपान की खुशखेड़ा, मुंडावर और टपुकड़ा थानों से और साइबर सेल से सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश अवैध हथियार रखते हुए सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो और वीडियो पोस्ट करते हुए लोगों में भय पैदा कर रही हैं। इस पर डीएसटी प्रभारी दारा सिंह ने चारों ही थानों की टीम गठित करते हुए अलग अलग कार्रवाई की, जिसमें टपुकड़ा के खटीक मोहल्ला निवासी जावेद पुत्र इकबाल, कमालपुर खुशखेड़ा निवासी केशव पुत्र पृथ्वीराज यादव, सिहाली खुर्द मुंडावर के रहने वाले राजेंद्र पुत्र दयानंद मेघवाल और टप्पूकड़ा के कुम्हाड़वाड़ा के रहने वाले आशीष पुत्र राधेश्याम राजपूत को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने इनके कब्जे से 3 अवैध देसी पिस्टल और 1 देसी कट्टा बरामद कर लिया है। चारों ही आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। विराटनगर क्षेत्र के बिलवाड़ी जंगल में हथियार दिखाकर डंपर में 2 डीजी सेट लूट के मामले में थाना पुलिस ने रविवार को अंतर्राज्यीय हारून विशंबरा गैंग के मुख्य सरगना हारून विशंबरा को गिरफ्तार किया है। जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक राजीव पचार ने बताया कि बोली सवाई माधोपुर से एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड की एक 12 चक्का टाटा डंपर 2 डीजी सेट नानोल हरियाणा लेकर जा रहा था। वहीं डंपर चालक को हथियार दिखाकर डंपर में डीजी सेट लूट की वारदात का मामला दर्ज करवाया था। निर्देशानुसार वांछित फरार अपराधियों की धरपकड़ हेतु अभियान प्रारंभ किया गया, जिसके तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विद्या प्रकाश के निर्देशन और पुलिस उप अधीक्षक विराटनगर संजीव चौधरी के सुपरविजन एवं विराटनगर थाना प्रभारी राम सिंह के नेतृत्व में गठित टीम के अथक प्रयासों से लूट करवाने वाले अंतर्राज्यीय हारून विशंबरा गैंग का मुख्य सरगना हारून विशंबरा पुत्र हकमुद्दीन उर्फ हक्कू मेम निवासी विशंबरा यूपी के जिला मथुरा के अंतर्गत पुलिस थाना शेरगढ़ को, जो कि केंद्रीय कारागार भरतपुर में सजा भुगत रहा था, को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया। मुलजिम हारून विशंबरा भरतपुर का हार्डकोर अपराधी है। मुलजिम के खिलाफ राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में हत्या का प्रयास, लूट, डकैती के 26 प्रकरण दर्ज हैं। मुलजिम दर्जनों प्रकरणों में वांछित चल रहा है। गौरतलब है कि पूर्व में लूट के 2 आरोपियों बहरोड थाने के कांकरा अंतर्गत मौसमपुर निवासी गोपीचंद पुत्र छीतरमल, सीकरी थाना अंतर्गत धानोता निवासी शौकत खान पुत्र कल्लू खान को गिरफ्तार करते हुए इनके कब्जे से 1 डंपर, 2 डीजी सेट और लूट में काम में ली गई बोलेरो बरामद की गई थी। वहीं शेष बचे अभियुक्त जैनपुर बास निवासी तुलसीराम उर्फ तुल्ला पुत्र रामकुमार की तलाश जारी है। देसी कट्टे की नोक पर लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 शातिर बदमाशों को नौगांवा पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है। पुलिस ने लूट की घटना का त्वरित खुलासा करते हुए आरोपी के कब्जे से लूट की राशि 1,18,035 रुपए, 1 देसी कट्टा और बाइक सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी सुनील टाक ने बताया कि परिवादी ने रिपोर्ट दी थी कि 2 अज्ञात लोगों ने उसकी मोटरसाइकिल के आगे मोटरसाइकिल लगाते हुए देसी कट्टा तानकर उसका मोबाइल और बैग, जिसमें 1,18,035 रुपयों सहित कागजातों को लूट ले गए। परिवादी की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर थाने पर टीम का गठन किया गया और नौगांवा क्षेत्र के रसवाड़ा गांव में दबिश देकर आरोपी धर्मेंद्र सिंह पुत्र सूरत सिंह को गिरफ्तार किया। वहीं कोट कासिम के बसई बीरथल निवासी दूसरे आरोपी अजीत पुत्र गुरमीत सिंह को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों के कब्जे से लूट की राशि, देसी कट्टा और बाइक सहित अन्य सामान को बरामद कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया है। 25 तारीख को परिवादी श्री कमला सैनी निवासी थाना गाजी ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि आज मैं कलेक्शन के पैसे लेकर के आ रहा था तो रसवाड़ा के पास में 2 लड़कों ने मोटरसाइकिल आगे लगा करके मेरे से 1,18,035 रुपए की लूट कर ली। जिस सूचना पर मन थानाधिकारी व जाप्ता मौके पे पहुंचा, मौके के हालातों का जायजा लिया और प्रकरण पंजीबद्ध किया गया लूट की धारा में। प्रकरण पंजीबद्ध होने के बाद में अलग अलग टीमों का गठन किया गया। तकनीकी सहायता और जमीनी मुखबिरी के आधार पर मुलजिम धर्मेंद्र सिंह और अजीत सिंह 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है
और इनके कब्जे से 82,000 रुपये लूट की राशि, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है। खैरतल कस्बे में चल रही 2 दिवसीय प्रथम ओपन राजस्थान शूटिंग बॉल प्रतियोगिता का रविवार को विधिवत समापन खैरतल थानाधिकारी अंकेश कुमार द्वारा किया गया। खैरतल शूटिंग बॉल क्लब के गिरिराज सामरिया ने बताया कि थाना परिसर में आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की उम्र 50 प्लस रखी गई थी। इसमें झालावाड़, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर सहित अलवर की 6 टीमों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने भाग लिया था। फाइनल जीतने वाली झालावाड़ की टीम को 11,000 रुपये, वहीं 5100 रुपये का द्वितीय पुरस्कार दौसा, 3100 रुपये का तृतीय पुरस्कार टोंक और 2100 रुपये का चतुर्थ पुरस्कार सवाई माधोपुर की टीम को नकद दिए गए। प्रतियोगिता समापन के मौके पर शंभू दयाल, लखन शर्मा, दिनेश सोनी, नेतराम यादव, सतीश गुजर समेत अनेक लोग मौजूद रहे। बड़ौदा में कस्बे के अलवर भरतपुर रोड पर स्थित जुगरावर गांव में चावंड माता के मंदिर पर माता के लक्की मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का आयोजन हर सोमवार को होता है। इस अवसर पर मंदिर में लगी प्रतिमाओं का अलौकिक श्रृंगार कर मंदिर को आकर्षक लाइटों से सजाया गया। मंदिर के सेवक मनीष प्रजापति और नरेश प्रजापति ने बताया कि कस्बे से 5 किलोमीटर दूर अलवर भरतपुर मार्ग पर स्थित जुगरावर की पहाड़ियों की तलहटी के नीचे स्थित प्राचीन चावंड माता का मंदिर है। यह मंदिर वर्षों से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ आसपास सहित दूर दराज से श्रद्धालु मनौतियां लेकर आते हैं और मनोकामना पूरी होने पर यहाँ आकर मंदिर में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान करते हैं। यहाँ पर हर वर्ष की पीपल पूर्णिमा पर विशाल लक्की मेले का आयोजन किया जाता है। अनेक जिलों के श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते और मालपुआ की सवामणि चढ़ाते हैं। वहीं नवरात्रों के दौरान मंदिर में प्रतिदिन दुर्गाष्टमी पर विशेष पूजन कर कन्याओं को भोजन कराया जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि माता को मालपुओं का भोग बहुत पसंद है, इसलिए श्रद्धालु मालपुओं की सवामणि और भंडारा करते हैं। इधर ग्रामवासियों द्वारा भी ठंडे मीठे पानी की प्यास श्रद्धालुओं के लिए लगाई जाती है। पीपल पूर्णिमा के शुभ अवसर पर चावंड माता का लक्की मेला हर सोमवार को भी भरता है और ये पीपल पूर्णिमा के शुभ अवसर पर ये लक्की मेला चल रहा है। इसमें दूर दराज से सभी यात्रीगण माता के दर्शन करने के लिए आए हैं, जैसे राजस्थान, यूपी, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और अलवर के चारों तरफ पूरे ग्रामीण एरिया से सभी भक्तगण माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। ये लक्की मेला माता के हर सोमवार को भरता है और पीपल पूर्णिमा पर बड़ा मेला होता है। यहाँ पर सभी भक्त अपनी मन्नत मांगते हैं और माता के मन्नत पूरी होने पर सवामणि का प्रसाद चढ़ाते हैं। मुंडावर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हटुंडी के विद्यार्थियों ने 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम में अपनी सर्वश्रेष्ठता सिद्ध करते हुए टॉपर्स की लाइन लगा दी है। गर्व के इस क्षण को यादगार बनाने तथा 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे महंगाई राहत कैंप और प्रशासन गांव के संग अभियान में विद्यालय की प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। इस मौके पर प्रियंका गुजर पुत्री सुरेश गुजर, मनीषा पुत्री रमेश, पायल सोनी पुत्र कृष्ण सोनी और प्रमोद कुमार, मनीष सैन, नेहा यादव, पुष्पाबाई, नरेंद्र कुमार, विनय कुमार सहित अनेक प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह, मेडल एवं गुलदस्ता प्रदान कर सम्मानित किया गया। समारोह में सम्मानित सभी छात्र छात्राओं को उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई देते हुए तथा कार्यक्रम में उपस्थित आगंतुकों को संबोधित करते हुए विद्यालय की प्रधानाचार्य सुशीला यादव ने बताया कि 12वीं की बोर्ड परीक्षा में सभी छात्र छात्राओं ने 100% रिजल्ट देकर बेहतरीन सफलता अर्जित की है। प्रतिभा सम्मान समारोह न केवल विद्यार्थियों को सम्मानित करता है बल्कि उनमें आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास की भावना को पुष्ट करके भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित भी करता है। इस अवसर पर उन्होंने सभी विद्यार्थियों के सफल एवं उज्जवल भविष्य की कामना की है। इस दौरान नायब तहसीलदार बलवंत सिंह, देशराज, राजू सैन सहित विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। समाचारों में वक्त हो चला अब एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबर तक। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत और अब चलते हैं खबरों की ओर।
रेणी तहसील के ग्राम पंचायत कानेटी के गांव नांगला सोहन निवासी हवलदार गिरिराज प्रसाद मीणा की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। गिरिराज प्रसाद मीणा सीमा सुरक्षा बल में सन 1995 में भर्ती हुए थे तथा उनकी वर्तमान समय जैसलमेर बॉर्डर पर ड्यूटी थी। वह 15 दिन पहले छुट्टी काटकर गाँव से गए थे। वहां जाने पर उन्हें श्रीनगर ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। 194 बटालियन से आए सहायक उप निरीक्षक सुमित नेगी ने बताया कि इनको ड्यूटी के दौरान सीने में दर्द हुआ। इनके बताने पर इन्हें सीमा सुरक्षा बल के अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां से डॉक्टरों ने इन्हें पंथा चौक स्थित निजी स्वास्थ्य केंद्र को रेफर कर दिया, जहां उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया, जिनके पार्थिव देह को हवाई जहाज की सहायता से दिल्ली लाया गया। सेना के वाहन से उनके गांव लाया गया। वहीं 95वीं वाहिनी से आए निरीक्षक ने मातमी धुन बजाकर जवान को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम विदाई दी। जवान गिरिराज प्रसाद मीणा के 2 बेटी तथा 1 बेटा है। बेटे हरीश कुमार और बेटी पायल मीणा ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। इस दौरान भारत माता के जयकारे लगाए गए। इस मौके पर राजगढ़ पुलिस निरीक्षक रामजी लाल, बन्नाराम मीणा, अमरचंद फौजी, मीरा मांगेलाल मीणा, कमलेश मीणा सहित दर्जनों गणमान्य लोगों सहित काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। मुंडावर उपखंड के गांव जाट बहरोड में पीसीसी सचिव बनकर पैतृक गांव जाट बहरोड पहुंचने पर विजेंद्र सिंह महलावत का भव्य स्वागत किया गया। साजापुर बरडोद सड़क मार्ग स्थित कुड़ी तिबारा फूलनाथ आश्रम में प्राचीन शिवालय एवं नवनाथ मठ में पीसीसी सचिव महलावत ने शीश झुकाकर महंत फूलनाथ महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। कुड़ी तिबारा से गाजे बाजे के साथ ग्रामीण जुलूस के रूप में महलावत को लेकर गए। पैतृक गांव पहुंचने पर पीसीसी सचिव विजेंद्र सिंह महलावत का आकाश चौधरी, अजीत यादव, ओम प्रकाश यादव, नरेंद्र यादव, कृष्ण गुर्जर, सत्यनारायण यादव सहित दर्जनों गणमान्य लोगों ने साफा माला पहनाकर स्वागत सत्कार किया। विदित रहे करीब 35 वर्षों से सक्रिय राजनीतिक और अलवर जिले की मुंडावर तहसील के गांव जाट बहरोड निवासी ब्रिजेंद्र सिंह महलावत कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में सबसे अधिक उम्र के भारत जोड़ो यात्री के रूप में कन्याकुमारी से कश्मीर तक पद यात्रा कर चुके हैं। इस दौरान प्रताप दफेदार, अनिल यादराम, तेजवीर, राजेंद्र, भोम सिंह मास्टर, बाबूलाल सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस ने मुझे एक नई जिम्मेदारी प्रदेश कांग्रेस के सचिव के पद पर दी है। इसके लिए मैं हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, श्री अशोक गहलोत जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज रंधावा साहब, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा साहब, इन सबको धन्यवाद देता हूं। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद देता हूं मैं मेरे नेता आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी को, जिनकी कृपा हम पर सदा रही और उन्होंने मुझे अवसर पार्टी के लिए राज्य स्तर पर काम करने का अवसर दिलवाया। इन सब का मैं दिली धन्यवाद करता हूं और भंवर जितेंद्र सिंह जी के उज्जवल भविष्य की, कांग्रेस के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर बहरोड के दहमी गांव के पास डंपर ने एक बाइक को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसा इतना दर्दनाक था कि डंपर चालक बाइक को 500 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया। हादसे के बाद जिसने भी यह दृश्य देखा उसकी रूह कांप गई, क्योंकि दोनों शव क्षत विक्षत अवस्था में हाईवे पर पड़े हुए थे। दोनों मृतक मामा भांजे बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक मृतक तलवाड़ा गाँव का निवासी है, जबकि दूसरा मृतक नीमराणा के नागोड़ी गाँव का रहने वाला है। पुलिस दुर्घटना कारित करने वाले डंपर को जब्त कर लिया है। क्या हुआ? जी के पूजन के लिए बहरोड से सर्विस लाइन होते हुए दहमी जा रहा था, तो मैंने देखा कि एक मोटरसाइकिल को डंपर वाला अपने नीचे, डंपर के नीचे साथ खींच करके लेके आया है। मोटरसाइकिल को ड्रॉप कर दिया। एक बॉडी सुख सागर होटल के सामने गिरी है और एक बॉडी उससे और थोड़ा सा आगे गिरी है। मोटरसाइकिल उससे आगे गिरी है और डंपर वाला सर्विस लाइन पर लेकर के डंपर को रोक करके कूद करके साइड में भाग गया। अच्छा, 2 लोगों की मौत हुई है? 2 लोग। किशनगढ़ पास प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी प्रकोष्ठ के महासचिव एवं प्रभारी जसवंत यादव के नेतृत्व में भरतपुर जिले के डीग स्थित पसोपा में कांग्रेस द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी भरतपुर जिला अध्यक्ष महावीर गुर्जर, मटोल सिंह गुर्जर एवं भरत सिंह तोगड़ के नेतृत्व में जसवंत यादव का भव्य स्वागत किया गया। कांग्रेस अन्य पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कार्यक्रम के दौरान प्रदेश कांग्रेस महासचिव जसवंत यादव ने भरतपुर कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष सहित 14 ब्लॉकों के ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति कर नियुक्ति पत्र सौंपे। सम्मेलन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भरतपुर जिला प्रभारी जसवंत यादव ने कहा कि राजस्थान में गहलोत सरकार ने ऐतिहासिक विकास कार्य और जन उपयोगी योजनाओं का क्रियान्वयन किया है, जिससे आमजन को राहत पहुंची है। कांग्रेस सरकार के शासन में आम जनता ने राहत महसूस की है, जिसके चलते इस बार फिर से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इस अवसर पर सैकड़ों जनप्रतिनिधि एवं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं सहित काफी लोग मौजूद रहे।
मवा उपखंड मुख्यालय के भरतपुर रोड स्थित रामबाबू बगीचे में गंगा दशहरा एवं गायत्री जयंती के पावन पर्व पर गायत्री परिवार की ओर से सोमवार सुबह विशाल कलश यात्रा और साय दीपदान यज्ञ आयोजित किया गया, जिसमें हजारों महिलाओं ने अपने सिर पर कलश रखकर मुख्य बाजारों से होते हुए हिंडौन रोड थाने के सामने मंडावर रोड होते हुए रामबाबू की बगीचे पहुंचे, जहां सभी को गायत्री परिवार पुरस्कार से आए लोगों ने वाद्य यंत्रों के साथ गायत्री माता के जीवन पर प्रकाश डालते हुए सभी को गायत्री परिवार से जुड़ने का आह्वान किया। वहीं शाम को हजारों महिलाओं ने अपने घरों से दीपक लाकर विधि विधान से पूजा अर्चना कर दीपदान यज्ञ में भाग लिया। दीपकों की रोशनी से क्षेत्र जगमगा उठा। वहीं मंगलवार सुबह 11 कुंडीय महायज्ञ और 11 बजे पूर्ण आरती प्रसादी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। गायत्री परिवार से जुड़े दिनेश सिद्ध ने बताया कि गायत्री महायज्ञ कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें उक्त कार्यक्रम के बारे में सभी गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां दी गई। वहीं किशोरीलाल टुडियाना ने बताया कि सोमवार सुबह 8 बजे महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई और शाम को दीपदान महायज्ञ कार्यक्रम में हजारों महिलाओं ने अपने घरों से लाकर दीपदान यज्ञ में भाग लिया। इस अवसर पर गायत्री परिवार पुष्कर के सुरेश कुमार शर्मा, नरेंद्र साहू, सुरेंद्र, जागृति साहू, चंद्रभार सोनी, ओम शर्मा, राम बंसल सहित अन्य गणमान्य नागरिकों सहित गायत्री परिवार से जुड़े सैकड़ों लोग मौजूद रहे। गणेश गुआड़ी में पिछले 8 सालों से संचालित एनजीओ विद्यालय को नगर परिषद ने अपनी जमीन पर अतिक्रमण बताते हुए जेसीबी से हटा दिया। ऐसे में एनजीओ संचालक और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में भारी रोष बना हुआ है। इसे सोमवार को विद्यालय के बालक अपने अध्यापक के साथ नगर परिषद पहुंचे और अपने स्कूल की क्लास को नगर परिषद में शुरू कर दिया। जैसे नगर परिषद में एक बार तो अफरा तफरी मच गई। बच्चों ने न्याय की मांग करते हुए शिक्षा का अधिकार के तहत स्कूल के लिए जगह की मांग की। इस मामले की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। एनजीओ से संबंधित कर्मचारियों से वार्ता की गई, लेकिन नगर परिषद के अधिकारियों के खिलाफ बच्चों में भारी रोष होने के बाद भी बच्चे नगर परिषद परिसर से नहीं उठे। इस मौके पर एनजीओ से जुड़े पंकज गुप्ता ने बताया कि पिछले 8 साल से गणेश गुआड़ी स्थित एक जमीन पर गरीब बच्चों को शिक्षा देने का कार्य किया जा रहा था, लेकिन इस जमीन पर कोई पक्का अतिक्रमण भी नहीं था और टीन शेड लगाकर विद्यालय संचालित हो रहा था। इस विद्यालय के आशियाने को नगर परिषद ने अतिक्रमण मानते हुए जेसीबी से तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के मंदिर को उजाड़ने का कार्य नगर परिषद द्वारा किया गया, जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि यह विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक नगर परिषद विद्यालय के टूटे टीन शेड और सामान का मुआवजा नहीं देगा। वहीं बच्चों को पढ़ाने के लिए नगर परिषद द्वारा जगह दी जाए। इस मौके पर भामाशाह एससी मित्तल ने बताया कि जिस जगह यह विद्यालय संचालित हो रहा था वहां कोई पक्का अतिक्रमण नहीं था। इसके बावजूद नगर परिषद ने गरीब बच्चों के शिक्षा के मंदिर को उजाड़ दिया, क्योंकि इस विद्यालय में गरीब और असहाय बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने का कार्य किया जा रहा था। ये जो उस दिन बच्चों के पढ़ाई के आशियाने को तोड़ने का जो कृत्य हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। वो सरकारी ज़मीन थी, हमें मालूम है, लेकिन उसके ऊपर कोई पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं था। वो कच्चा कंस्ट्रक्शन था, कच्चे शेड थे और वो समाज के लिए थे। जो काम सरकार नहीं कर पा रही थी, भीख मांगने वाले बच्चे थे, गाड़ियाँ लुहारों के बच्चे थे, गुमंतु समुदाय के बच्चे थे। हमारी जो संस्था है वो एक अच्छा काम कर रही थी, नेक काम कर रही थी। हमारा देश पूरी दुनिया में सबसे यंग कंट्री है, तो हम उनको पढ़ाने का काम कर रहे थे। हमारे जो युवा हैं वो जो है अपना समय देते थे, जितने भी हमारे भामाशाह हैं वो पैसा देते थे और इसका समय देते थे। तो हमारा जो मकसद है, हमारा जो काम है वो बच्चों के भविष्य को बनाना है। और हम जो है ये निवेदन करते हैं कि हमारा धरना तब तक चलेगा जब तक एक तो हमारा जो तोड़ा गया है उसका मुआवजा दिया जाए और हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए जगह प्रदान की जाए। इन बच्चों को कहाँ के लिए छोड़ दें हम, आप बताएं। सरकार हमें बताए कि इसको बच्चों को हम कहाँ छोड़ दें, क्या वापस भीख मांगने के लिए छोड़ दें? नहीं छोड़ सकते। ये समाज की जिम्मेदारी है और ये समाज की जिम्मेदारी सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को पूरी करनी पड़ेगी। ये 2-3 दिन पहले रात को जहाँ बच्चे पढ़ते थे, अस्थायी जो जगह बनाई हुई थी और उसमें बच्चे पढ़ते थे, करीब 150 से अधिक बच्चे पढ़ते थे। उनका आशियाना तोड़ दिया गया नगर परिषद द्वारा और ये कह के तोड़ दिया कि इन्होंने अतिक्रमण किया है, जबकि कोई पक्का निर्माण नहीं था और बच्चे केवल पढ़ते थे। तो कुछ संस्थाएं जो हमारी जो संस्था है आप साथ देवा समिति, उसमें जो भामाशाह थे वो दान दे करके इन बच्चों का खर्चा, पढ़ाई का खर्चा, टीचर्स का खर्चा, खाने का खर्चा उठाते थे। और बिना नोटिस दिए हुए रात के अंधेरे में जब बारिश और अंधड़ आ रहा हो, उस समय बच्चों का आशियाना जो एक तरह शिक्षा का मंदिर है उसको तोड़ा उन्होंने। एक मंदिर वैसे नहीं तोड़ सकते हैं कि सड़क पे मंदिर बने हुए हैं वो नहीं तोड़ सकते।
सड़क के बीच में अतिक्रमण है उसको नहीं तोड़ सकते हैं, परंतु जो बच्चों का मंदिर था, शिक्षा का मंदिर था, वो उन्होंने तोड़ दिया। और तोड़ करके जब ये बच्चे वहाँ पहुँचे तो रोने लगे। और जब ये आज भी जब मंडे को पहुँचे कि शायद कुछ व्यवस्था हो गई होगी, तो उन्होंने जब देखा कि व्यवस्था नहीं है तो सारे बच्चे जो हैं वो नगर परिषद आ गए और नगर परिषद वालों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें कोई आशियाना बना के दें, आशियाना कहीं पे इनका व्यवस्था करें कि हम बच्चे पढ़ लें, हमारी बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो रही है। और ये बच्चे कोई एक ऐसा स्कूल है, ये बच्चा जो डिग्री नहीं देता है, जो क्लास में नंबर नहीं देता है, ये बच्चों को तैयार करते हैं कि ये बच्चे जो हैं वो स्कूलों में जाके पढ़ें और स्कूलों में जाके इनका भविष्य बने। ये बच्चे वो हैं जो कचरा बीनते थे, इनके पेरेंट्स भीख मांगते थे या इनको भीख मांगने के लिए बोलते थे, इनको खाना तक नहीं मिलता था, जबकि इनको यहाँ खाना, ड्रेस, आप देख रहे होंगे बच्चों के पास ड्रेसेज हैं, सब ये भामाशाहों ने दिए। और भामाशाहों द्वारा बनाए गए टेम्परेरी शेड्स को उन्होंने तोड़ा है। हम तो कहते हैं भाई हमें जगह दिला दीजिए, उनका कंपनसेशन कर दीजिए जो चीज़ें तोड़ी हैं, क्योंकि कई लाखों के जब सामान टूटता है, वहाँ पे स्क्रीन रखे हुए थे, बच्चों की किताबें कॉपियाँ रखी हुई थी, उसमें ऐसी क्या मुझे लगता है समझ में नहीं आई। कुछ समय देते, हमारे कुछ कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे थे, उन्होंने रिक्वेस्ट भी की थी कि हमें 1-2 दिन का समय दे दीजिए, हम स्वयं ही सामान को हटा लेंगे, पर समझ में नहीं आई कि ऐसी क्या जल्दी थी और क्या इतनी परेशानी थी। तो कॉन्फिडेंस में नहीं लेके प्रशासन को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, मीडिया को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया और बिना उसके ऐसी कार्रवाई की जो बिल्कुल एक तरह से निंदनीय है और हम इसका विरोध करते हैं। तकरीबन 2 हफ्ते पहले मुझे ये पता चला कि कोई हमारी नगर परिषद की ज़मीन पर कब्जा है और जनवरी माह में लंपी रोग के समय कुछ गायें जो हैं उनको रखने के लिए हमने जगह बनाने की कोशिश की। तो उस जगह पर जो अतिक्रमण करके कोई संस्था चला रखी है, उनका ये दावा है कि हम कच्ची बस्ती के या उनके बच्चों को पढ़ाते हैं। और बड़ा अजीब सा आश्चर्य हुआ मुझे जानकर, जिस दीवार पर रख के उन्होंने कब्जा कर रखा था वहाँ सरकारी स्कूल बना हुआ है, नया सरकारी स्कूल, और हमारे द्वारा ही भूमि आवंटित की गई है उस स्कूल को। तो उस स्कूल के बाहर बिना डिग्री, बिना रजिस्ट्रेशन के एक स्कूल चलाया जा रहा था, जिसमें किसी प्रकार की डिग्री बच्चों को नहीं मिलती और उनका भविष्य हमेशा अंधकार में बन जाता। तो जिला शिक्षा अधिकारी को भी मैंने निवेदन किया है, कृपया इनके विरुद्ध जो बिना रजिस्ट्रेशन के और बिना डिग्री के जो है, बिना मार्कशीट के स्कूल चलाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। यही नहीं, और जहाँ भी चल रहे हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे भविष्य बच्चों को सुरक्षित रखा जा सके। कुछ संस्था के लोग जो बता रहे हैं हम संस्था चलाते हैं आप दो सेवा समिति करके, तो वो लोग आए थे, उन्होंने बच्चों को लेकर आए। बड़ा दुखद विषय है कि अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु बच्चों को सरकारी कार्यालय में ज़बरदस्ती प्रवेश कराकर बिठा देना। वो जो बच्चे जिनकी उम्र 7 से लेकर और 12 साल के बीच में, बहुत ही दुखद है, जो कुछ नहीं जानते, उनको जो है लाकर बिठा देना, तो एक तरीके से इमोशनल तरीके से ब्लैकमेल करने की प्रक्रिया थी, जिससे जनता में मैसेज जाए सरकार के विरुद्ध, और जैसे सरकार कुछ नहीं कर रही है। जबकि डीओ साहब स्वयं उपस्थित हुए, उन्होंने बताया है कि हम लोग हर बच्चे को आरटी की तरह निःशुल्क शिक्षा, बैग, ड्रेस और मिड डे मील और आने जाने की सुविधा, ये सब कुछ दे रहे हैं, तो उसके बावजूद वहाँ क्यों नहीं करवा रहे हैं? तो ये बड़ा गलत है, दुखद विषय। इस तरीके की निहित स्वार्थों के लेकर इस तरीके से बच्चों को आड़ बनाकर अपने स्वार्थों की पूर्ति करने का प्रयास किया गया, और ये इस विरुद्ध, इनके विरुद्ध जो भी लोग हैं इसके पीछे, उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और निश्चित रूप से हतोत्साहित किया जाएगा, और नगर परिषद की जितनी ज़मीनें हैं उनको भी अतिक्रमण से मुक्त किया जाएगा, चाहे कोई व्यक्ति किसी प्रकार के आड़ लेकर जो है अतिक्रमण किया हो। जिले में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। राजनीतिक संरक्षण के चलते जमीनों के किस्म बदलकर उन पर कब्जा किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला शहर के समीप हाजीपुर में सामने आया, जहां सैकड़ों बीघा सिवायचक भूमि पर कब्जा कर लिया गया। इस जमीन के पास एक होटल का निर्माण किया जा रहा है। अधिकारी अतिक्रमण हटाते हैं, फिर सेटिंग कर कब्जा शुरू हो जाता है। यहाँ व्यवसायी मनोज चाचान पूर्व में भी कब्जा कर चुके हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि मनोज चाचान द्वारा इस जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। उन्होंने सीधा जिला प्रशासन पर लेन देन का लगाया है। पूर्व में भी इस जमीन से उमरेन पंचायत समिति प्रधान दौलत राम जाटव द्वारा यह कब्जा हटाया गया था। रविवार को प्रधान दौलत राम हाजीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने फिर से हुए इस जमीन पर कब्जे का जायजा लिया। वहीं उन्होंने कहा कि चाचान द्वारा इस जमीन पर कब्जा किया गया है, जिसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। जल्दी उनके द्वारा इस जमीन से यह कब्जा हटाने की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, पहले के जो पूर्व तहसीलदार थे पचौरी जी, पूर्व एसडीएम साहब थे, उनको कई बार अवगत कराए, जिसमें ग्रामीणों द्वारा भी, पहले आप देख रहे हो इधर की तरफ इन्होंने जो मनोज चाचान के नाम से है, यहाँ आप देख रहे बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, तो सिवायचक जमीन है जिस पे कब्जा किया हुआ है। और अपन जहाँ पे खड़े हैं
ये भी एक सरकारी ज़मीन है, 4 बीघा की ज़मीन है। और आप 4 दीवारी के अंदर जो ज़मीनें देख रहे हैं, इसके अंदर भी सरकारी सिवाय तक ज़मीन है, जिसके लिए अब ना कोई रास्ता ना कुछ, ये 4 दीवारी के अंदर ले लिया। कृपा करके प्रशासन को कई बार अवगत भी कराया और ग्रामीणों का आरोप भी है इस पे कि जो सरकार के द्वारा जो सरकारी कर्मचारी है वो पैसे लेके शांत बैठे हैं, या तो इस जमीन को छुड़ाए या फिर ग्रामीणों के जो आरोप है वो सत्य होगा। आपको नहीं लगता कि इन पे राजनेताओं का संरक्षण होता है जिसकी वजह से ये कर पाए? भाई जिस प्रकार से ये कई बार तहसीलदार जी थे, पूर्व तहसीलदार थे, एसडीएम साहब थे, उनको अवगत कराया तो उन्होंने काफी बार भी कहा इस प्रकार से। हमने जो यहाँ पे गगन पटवारी था उसको भी पहले कई बार बोला तो उन्होंने भी कहा कि जब ये बाउंड्री हो रही थी कि नहीं प्रधान जी ये तो ठीक हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने उनको फोन करके कहा तो उन्होंने कहा कि ठीक जगह हो रहे हैं। बाद में हमें पता लगा कि ये सरकारी जमीन पे कब्जा किए हुए हैं। आप देख रहे हो बाउंड्री हमने रुकवाई नहीं तो यहाँ पे भी वो बाउंड्री कर देते और इस जमीन को भी अंदर ले लेते। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि ये ग्रामीणों को जमीन सौंपी जाए ताकि इसमें सरकारी कई भवन हैं, हम उसमें निर्माण कर सकते हैं। राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ द्वारा बोर्ड बचाओ अभियान के तहत राजस्थान आवासन बोर्ड कार्यालय के बाहर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में मंडल के उप आवासन आयुक्त से लेकर हेल्पर पद के कार्मिकों ने भाग लिया। अलवर शाखा अध्यक्ष प्रवीण शर्मा ने बताया कि वर्तमान मंडल प्रशासन की स्थापना जिन उद्देश्यों के लिए की गई है, वर्तमान में मंडल उनसे भटक गया है। आवास निर्माण की जगह चौपाटियां, कोचिंग हब, सिटी पार्क, गैर आवासीय योजनाओं का निर्माण कराकर अपने निजी हितों की पूर्ति कर रहा है। मंडल की 1 इंच भूमि नहीं ली गई, परंतु मंडल की अधिकांश भूमि को खुर्द-बुर्द किया गया है। अधिशेष आवासों के बेचान प्राप्त राशि को भी खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। मंडल कोष को लुटाया जा रहा है। इसलिए संघ बोर्ड बचाने के लिए संघर्ष की राह पर है। वर्तमान सरकार द्वारा मंडल को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, जमीनों को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, जमीनों को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है और ज़मीनें निःशुल्क लुटाई जा रही है। इन सब को लेके हम लोग आंदोलित है। हाउसिंग बोर्ड का कर्मचारी विगत 25 अप्रैल को जयपुर में प्रांतीय स्तर का धरना दिया था। इसके बाद में 4 मई को जोधपुर में दिया, 11 को बीकानेर में दिया और 18 को कोटा, 19 को उदयपुर और आज यहाँ अलवर नगरी में हम लोग धरना दे रहे हैं। हमारा बोर्ड बचाओ अभियान है। अगर सरकार ने हमारे को जो हाउसिंग बोर्ड को निःशुल्क ज़मीनें इनको दिए है संस्थाओं को और माननीय विधायकों को, उसके बदले हमें ज़मीन नहीं दी तो हमारा आंदोलन आने वाले दिनों में और होगा। मंडल का कर्मचारी नई भर्ती की मांग कर रहा। विगत 1 साल 2 महीने से सरकार द्वारा भर्ती की स्वीकृति दे दी गई थी, परंतु प्रशासन द्वारा टालमटोल नीति के कारण नई भर्ती नहीं हो रही। इन्हीं मांगों को लेकर हम आंदोलित है। आज हाउसिंग बोर्ड का कर्मचारी इस बात के लिए आंदोलन नहीं कर रहा कि उसे तनख्वाह चाहिए, उसको प्रमोशन चाहिए। हाउसिंग बोर्ड का कर्मचारी आज बोर्ड को बचाने के लिए आंदोलन कर रहा है और हाउसिंग बोर्ड का कर्मचारी इस बात के लिए भी आंदोलन कर रहा है कि हाउसिंग बोर्ड अपने मूल उद्देश्य से भटक गया। वो राजस्थान की गरीब जनता के लिए भी आंदोलन कर रहा है। आज महंगे मकान धनाढ़ियों के लिए बनाए जा रहे हैं, गरीब जनता के लिए कोई मकान नहीं बना रहे। नाम मात्र की छोटी छोटी स्कीमें खोली जा रही है। हमारे ज़मीनों के साथ साथ हमारे क्या बोर्ड कोष का भी जो है ना वो किया जा रहा है, खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। आईपीडी टावर जयपुर में बन रहा है एसएमएस हॉस्पिटल में, उसके लिए 300 करोड़ की राशि का ऐलान कर दिया और उसमें कम से कम 150 करोड़ की राशि हमारी दी जा चुकी है। हमारी यही मांग है कि भाई राजस्थान हाउसिंग बोर्ड अधिनियम में ऐसे कोई भी नियम नहीं है जिसके तहत हम दूसरे विभाग को राशि दें। हाउसिंग बोर्ड अपनी राशि खुद कमाता है और खुद उसको काम में लेता है। ऐसे ही RUIDP के लिए 50 करोड़ के एक निर्देश जारी कर दिए सरकार ने और बहुत सारे ऐसे कोस्ट लुटाने का भी हमारा एक आंदोलन है कि कोस्ट को लुटाना बंद करे और बोर्ड की रक्षा करें। किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि सोमवार को जिले भर में मनाई गई। भवानी चौक सर्किल स्थित पार्क में लगी चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर जाट समाज के लोगों ने पहुंचकर माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया गया। इस दौरान जाट समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। जिला जाट महासभा जिला अध्यक्ष शेर सिंह ने बताया कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह ने हमेशा किसानों की मदद करते हुए किसानों को आगे बढ़ाने का कार्य किया। वहीं उन्होंने किसानों के हितों को लेकर तरह तरह के आंदोलन भी किए। उन्होंने बताया कि आज समाज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह द्वारा किए गए कार्यों और उनके पद चिन्ह पर चल रहा है। उन्होंने इस दौरान दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के साथ दिल्ली पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज को लेकर विरोध करते हुए इसकी कड़े शब्दों में निंदा की। आज किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री
चौधरी चरण सिंह जी की 36वीं पुण्यतिथि। चौधरी चरण सिंह ने किसानों के लिए जो कि इस देश में किसी भी नेता ने नहीं किया, उनके पद चिन्हों पर उनके बताए कार्य हम करेंगे आगे भी और अब भी। और चरण सिंह जी ने जो शासन किसानों के लिए हित में किया वो किसी भी प्रधानमंत्री ने देश में नहीं किया। दूसरा, मैं आज आपके माध्यम से एक बात का और विरोध कर रहा हूँ। जंतर मंतर पे पहलवानों के साथ दिल्ली पुलिस ने जो अन्याय किया उसके हम घोर शब्दों में निंदा करते हैं और इसके लिए पूरा अलवर जिला जाट महासभा उसका विरोध करता है। दिल्ली पुलिस का जो उनके साथ मारपीट हुई है, उनको बंद किया गया थाने में। बेटी किसानों की है, वो सभी किसान हैं और पहलवान भी जितने भी जो ओलंपिक में गए स्वर्ण पदक लेकर आए, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है देश में, देश का मान बढ़ाया विदेशों में, हम उस कुकृत्य को, दिल्ली पुलिस के कुकृत्य को हम घोर निंदा करते हैं। सीकर जिला कलेक्ट्रेट में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में नवलगढ़ पुलिया और नवलगढ़ रोड पर भरने वाले पानी की समस्या के निवारण की मांग को लेकर लक्ष्मणगढ़ विधायक गोविंद सिंह डोटासरा और सीकर विधायक राजेंद्र पारिक के बीच जमकर बहस हो गई। नवलगढ़ पुलिया और नवलगढ़ रोड पर होने वाले जल भराव की समस्या के निवारण के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग और नगर परिषद के अधिकारियों द्वारा की गई तैयारियों को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने अधिकारियों से जवाब मांगा, जिस पर सीकर विधायक राजेंद्र पारिक ने तैयारियों को लेकर अधिकारियों का पक्ष लिया। इस दौरान गोविंद सिंह डोटासरा ने सीकर विधायक को अधिकारियों से बात करने की बात कही, जिस पर सीकर विधायक ने अपने विधानसभा का कार्य होने का हवाला देते हुए पीसीसी चीफ से बहस करने लगे और लक्ष्मणगढ़ विधायक से अपना विधानसभा क्षेत्र संभालने तक की बात कह डाली, जिस पर लक्ष्मणगढ़ विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने शहर के नवलगढ़ रोड पर उनका निजी आवास होने और भारी परेशानियों का सामना करने की बात कही। इस दौरान लक्ष्मणगढ़ विधायक और सीकर विधायक के बीच जमकर तू मैं और बहस हुई। दोनों की बहस को देखते हुए प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत ने बीच बचाव करने का प्रयास भी किया, लेकिन करीब 15 मिनट तक बड़ी मीटिंग में दोनों के बीच आपस में जमकर बहस हुई। बैठक के दौरान खंडेला विधायक महादेव सिंह, नीमका थाना विधायक सुरेश मोदी, फतेहपुर विधायक हाकम अली, सभापति जीवन खां, कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनीता गठाला, जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव सहित जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे। मीटिंग हुई है। फ्लैगशिप योजनाओं में तो आपने देखा कि आपका अभी दूसरे तीसरे नंबर पे नाम आया है सीकर का, बाकी तो आगे है सीकर। हर राजस्थान सरकार की जो भी योजनाएं हैं, चाहे महंगाई राहत कैंप में जो सुविधाएं दी जा रही हैं, जो कि एक ढाणी और गांव और कस्बा और बड़े शहर राजधानी में जो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की 10 योजना है, जिसमें 100 यूनिट तक बिजली फ्री है। आप ये बता दीजिए कि कौन सा घर ऐसा है जो अनटच है। और अब तो ये भी चला दी भाई अपना बिजली का बिल ले जाए, कोई गलती से रह रहा है उसको भी उससे जोड़ा जाएगा। और खेती के लिए किसान को 2000 यूनिट तक बिजली फ्री दे रहे हैं, वो भी अपना बिल ले जा करके जुड़ सकता है। और जो उज्ज्वला से जुड़े हुए योजना से वो अपनी गैस की पासबुक ले जाए और वो जुड़ सकता है, उसको 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। अन्नपूर्ण योजना के तहत उसको किट मिलेगा एक। और ये बहुत सारी योजनाएं, चाहे जो विकलांग है व्यक्ति वहीं अपना सर्टिफिकेट बनवाए, वहीं पेंशन चालू हो जाएगी उसकी। और वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन अब 1000 रुपये हो गई है। पालनहार 1500 रुपये पेंशन हो गई है, अगले महीने से चालू हो जाएगी। उनकी ओल्ड पेंशन है। तो ये सारे RGHS है, ये सारी जो योजना है, राजस्व विभाग के जो काम हो रहे हैं वहाँ पर गाँव में, तो ये एक बहुत सराहनीय कदम है कि गाँव के व्यक्ति को ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़े। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है उसको साकार करने का काम कर रहा है महंगाई राहत कैंप। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय खुद भी लगभग मेरे हिसाब से 2 दर्जन से ज़्यादा जगह वो जिलों में गए हैं जहाँ की उन्होंने कैंप अटेंड किए। उससे एक ऊर्जा आई है, पूरे राजस्थान में एक मेले की तरह से महंगाई राहत कैंप लग रहे हैं और उसमें काम जनता के हो रहे हैं। मैडम, बजट घोषणाओं में सरकार ने खूब घोषणाएं करी। आपके विधायक ने भरी मीटिंग में आरोप लगाए कि 2022-23 के काम नहीं है। आपने क्या कार्रवाई करी पीडब्ल्यूडी के अफसरों पे आज तक? आप देखेंगे कि जो काम होने चाहिए, जो छोटे बड़े काम है, जो बड़े स्तर के काम है, जैसे ओवरब्रिज के काम पे जिसपे की चर्चा हुई है आज माननीय विधायक महोदय ने जो आपस में चर्चा करी है, तो वो बड़े काम है। और इतने बड़े काम जिसमें कि रेलवे विभाग भी शामिल है, उसमें जब भारत सरकार का जहाँ रोल आ जाता है तो वो अधिकतर मैंने जितने भी रिकॉर्ड उठा करके देखे, चाहे यहाँ के हों, चाहे राजस्थान के हों, चाहे सीकर के हों, तो जो पुल का जो मैटर है नवलगढ़ का जो पेंडिंग है, उसमें रेलवे विभाग का भी परमिशन देता है, कभी नहीं देता है, कभी भारत सरकार नहीं देती है।
आपने देखा कि कुंभाराम लिफ्ट योजना का है तो हमने डीपीआर बना के भेज दी, उसको वापस से कोई ना कोई पॉइंट लगा करके भेज देते। तो जो जहां भारत सरकार से जुड़ी हुई कोई भी अगर उसमें जुड़ जाती है तो वो हमारे काम ज़्यादातर पेंडिंग है और उन्हें भी हमारा प्रयास रहेगा पूरा करने। नहीं, अगर काम तो कैसे होंगे? नहीं, मिसिंग लिंक तक के कोई जो अभी मैंने देखा, रिकॉर्ड भी मंगवाया, मैंने पूरा चेक भी करा है, तो जैसे 10 सड़कें हैं तो उसमें से लगभग 7-8 बन गई, किसी में 4 बाकी है, किसी में 2 बाकी है। अब वो किस कारण से है, आज उनसे रिपोर्ट ले ली है। अगर इस तरीके से कोई काम नहीं करेगा तो अगली मीटिंग में जल्दी रख के मेरा रहेगा 15-20 तारीख से पहले मीटिंग रख के उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो अधिकारी काम नहीं करेगा। DMFT का एक इशू है कि 2-2 साल तक कलेक्टर साहब मीटिंग नहीं बुलाते हैं और नीमका थाना विधायक का आरोप है कि मेरे इलाके से 75% पैसा आता है और मेरे को 1 रुपया नहीं दिया जाता है। इसमें ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई जो DMFT का जो फंड होता है उसको सरकारी काम के लिए अस्पताल है, कोई विद्यालय है, कोई मेडिकल कॉलेज है। आपने देखा कि मेडिकल कॉलेज में ही वो पैसा खर्च हुआ है तो उसको ऐसी जगह पर भी सरकार के काम में ले सकते हैं जो कि व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, तो वहाँ पर भी लगा सकते हैं और उनके वहाँ पर भी खर्च हुआ है। ऐसा नहीं है कि नीम का थाना में खर्च नहीं हुआ है, वहाँ पर भी खर्च हुआ है। आप लिस्ट उठा करके देखेंगे तो वहाँ पर भी खर्च हुआ है। अभी मीटिंग के अंदर PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जी और राजेंद्र पारिक साहब आपस में विकास को लेकर आमने सामने हुए। ये आपस में वही क्या है क्या नहीं है वो तो आपस की बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा तो आपस में कोई बात हो तो तर्क वितर्क कर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं। क्या तालमेल नहीं है या अफसरों को बचाने के लिए ऐसा हो रहा है? सब कुछ तालमेल है, थोड़ा बहुत आपस में डिस्कस कर रहे थे, वो आपको ऐसा लगता है विवादित, तो ऐसा नहीं है। अध्यक्षता में मीटिंग हुई है सभी मुद्दों के ऊपर, चाहे बजट घोषणाएं हों, चाहे पिछली मीटिंगों की अनुपालना रिपोर्ट की बात हो, चाहे अन्य जो भी जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो विकास के कार्य, ऐतिहासिक विकास कार्य स्वीकृत हुए हैं राजस्थान की सरकार और मुख्यमंत्री जी ने बजट में किए हैं, उन सब के ऊपर चर्चा हुई है। और जहाँ जहाँ दिक्कतें हमें दिखाई दी, जनता हमको जो फीडबैक देती है, कहाँ क्या काम धीमा हो रहा है, कहाँ क्वालिटी में समझौता हो रहा है या कहाँ कौन सा बजट की घोषणा की पालना नहीं हुई, उन सब मुद्दों के ऊपर हमने बैठक में चर्चा की और अधिकारियों को मंत्री जी ने उचित दिशा निर्देश दिए जिससे जल्दी से जल्दी काम हो। मीटिंग में आपने कलेक्टर साहब को कहा कि हेल्पलेस हैं कलेक्टर और पावरलेस, प्रशासन को फेल बताया, आपने फेल बताया और कलेक्टर अपने आप को पावरलेस बताते हैं। नहीं, क्या ऐसा कुछ नहीं है, न तो कलेक्टर पावरलेस है और न हेल्पलेस है। बात मुद्दे की ये थी कि बजट घोषणा में जो मुद्दे बजट में घोषित हुए हैं उनके ऊपर अभी काम जिस प्रोग्रेस से होना चाहिए, जिस गति से होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। जैसे नवलगढ़ रोड पुलिया, जहां हम थे वहीं के वहीं खड़े हैं। ये जो जगमालपुरा की बाईपास, जहां हम थे वहीं के वहीं खड़े हैं। सीवरेज का काम भी बहुत धीमा चल रहा है, जो अमृत योजना में जो है वो भी बहुत धीरा चल रहा है। आज मैं लक्ष्मणगढ़ से MLA हूँ, लक्ष्मणगढ़ में 95% सीवरेज का काम हो गया, जबकि सीकर बहुत बड़ा हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और अब तो संभाग हेडक्वार्टर बन गया। तो हम चाहते हैं कि जो लोग बसे हुए हैं उनको सारी सुविधाएं मिलें। तो इसके लिए जहाँ जहाँ भी मीटिंगें होती है तो हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं और उचित निर्देश देते रहते हैं। कहाँ राज्य सरकार के लेवल पर अगर कोई कहीं दिक्कत आती है तो उसको भी हमने अखिल अरोड़ा जी से पहले अभी बात की कि PWD के जो ठेकेदार हैं वो टेंडर नहीं डाल रहे हैं तो उस समस्या को समाधान किया जाए तुरंत। प्रमुख शासन सचिव जो PWD से बात करके, और हमने जो अग्रवाल साहब हैं जो PhD के जो हमारे जल जीवन मिशन को देख रहे हैं वो प्रमुख शासन ACS हैं, तो उनसे भी हमने बात की कि जो टेंडर प्रक्रिया है उसको, जो कुंभाराम लिफ्ट परियोजना है उसको हम जल्दी से जल्दी इसकी DPR करें। तो उन्होंने कहा कि कल हम हाई लेवल की जो भारत सरकार के प्रतिनिधि के साथ में बैठक होती है उसको बैठक करें, क्योंकि देखिए हमारी बजट घोषणा है कि कुंभाराम लिफ्ट परियोजना के माध्यम से हम जल्दी से जल्दी DPR बना करके और हम लोगों को जो सीकर जिले के 7, 8, 9 विधानसभा क्षेत्र है उनमें से 2 में तो आ गया लेकिन बाकी में पानी नहीं है, उसकी भी हमने बात की, वो जल्दी से जल्दी होना चाहिए। तो जो बजट घोषणा है वो हमारी टॉप प्रायोरिटी में होना चाहिए और उसको लेकर के किसी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए और ये क्वालिटी के साथ किसी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। ये 2 प्रमुख मांगे हैं। के अंदर 2022-23 का काम पूरा नहीं हुआ, जो सड़कें बना दी गई वो 1 साल में उखड़ गई। पिछले मीटिंग में भी ऐसे इशू उठे थे, आपने कहा कि जो काम गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। 1 महीने बाद मीटिंग हो रही है, कोई कार्रवाई अभी तक नजर नहीं है, तो क्या ऐसे ही चलेगा?
नहीं, ऐसा है, देखिए आज हमने चला के कहा है, हमने जनप्रतिनिधियों ने आकम भाई और हमने खुद कहा है कि आप फतेहपुर लक्ष्मणगढ़ से क्वालिटी की जांच कराइए, वहाँ से शुरू कीजिए। अगर सीकर में नहीं करानी हो या करानी हो ये तो प्रशासन को देखना है, लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि जो भी काम हो क्वालिटी का हो, क्योंकि सरकार का जो पैसा लगता है उसका पूरा सदुपयोग होना चाहिए। ये हमारा व्यक्तिगत पैसा नहीं है, ये जनता का पैसा है। उन पर कार्रवाई तो हो, कोई अधिकारी पर लापरवाह अधिकारी पर कार्रवाई आज तक नहीं हुई। नहीं, अब रिपोर्ट आएगी तभी तो होगी। अब वो कह रहे हैं कि 4 सड़कें पेंडिंग हैं। हमारे पास में हमारे जो सरपंच वगैरह जनप्रतिनिधि हमको फीडबैक देते हैं एमएलए साहब को, और हमको कि साहब नहीं इतना नहीं हुआ। तो इसी के लिए हमने निर्देश दे दिया आज प्रभारी मंत्री जी ने कि भाई इसको चेक कराओ और हमको 15 दिन में रिपोर्ट दो। तो 15 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। अगर कोई ठीक काम नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये भी तय किया है कि जो रोडें बन रही हैं उसकी क्वालिटी कंट्रोल से जयपुर से चेक होनी चाहिए, यहाँ की क्वालिटी कंट्रोल से चेक नहीं होनी चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। तो जिला कलेक्टर को प्रभारी मंत्री जी ने ये कहा है कि इसको दिखवाइए, करवाइए, क्योंकि क्वालिटी के साथ समझौता होता है तो पैसा भी लग जाता है और फिर जनता को उसका पूरा लाभ नहीं मिलता। तो हमारा कोई व्यक्तिगत किसी से, कोई अफसर से, नेता से कोई दुराभाव नहीं है, किसी तरह का कोई नहीं है। हम तो साथ बैठ कर के खाना खाते हैं, बैठते हैं, चाय पीते हैं, सब विधानसभा में साथ बैठते हैं, संगठन में साथ मिल कर के काम करते हैं। लेकिन जो मुझे आज रवैया थोड़ा सा जो लगा, मैं पारिक साहब मेरे बड़े हैं, बहुत ही आदर करता हूं मैं उनका, मैं उनके पैर छू के नमस्कार करता हूं, लेकिन जब बजट घोषणा के बारे में चर्चा करें तो वो व्यक्तिगत उसको लेकर के और कह रहे हैं कि मेरे अधिकारी के आप लांछन लगा रहे हो, तो मैं समझता हूं कि ये उनकी जो है उनको हो सकता है कैसे महसूस हुआ। मैं पुनः क्लियर करना चाहता हूं कि हम किसी अफसर के व्यक्तिगत रूप से खिलाफ नहीं हैं। अगर काम करेगा तो पीठ थपथपाएंगे, काम नहीं करेगा तो उसको हम लोग कहेंगे। इसलिए उनको कैसे गलतफहमी हुई मैं उसको दूर करूंगा। ये मेरे से बड़े हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, व्यक्तिगत रूप से मिलकर तो मैं उनकी शंका है उसको दूर कर दूंगा। मैं नए नगर परिषद के खिलाफ हूँ, न मैं यूआईटी के हूँ। हम सब लोग एकजुटता के साथ में चाहते हैं कि राजस्थान की सरकार और मुख्यमंत्री जो बहुत अच्छे बजट ला रहे हैं, अच्छा पैसा आ रहा है, सीकर की जनता को संभाग मिला है, तो ऐसे में यहाँ की सड़कें ठीक हों, सौंदर्यीकरण हो, पानी की व्यवस्था हो, सीवरेज की हो, इसमें सब लोग लगे हुए हैं। पारिक साहब भी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, हम कोई उनकी कोई ये नहीं कहते कि वो प्रयास नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज उनको गलतफहमी कैसे हुई कि हम लोग किसी अधिकारी के खिलाफ कह रहे हैं। मैं पुनः आपको क्लियर कर देता हूँ, अधिकारी के कोई खिलाफ नहीं होता, अधिकारी हमारा भी नहीं होता है, किसी का नहीं होता है। अधिकारी अपना होता है, अपनी नौकरी करता है, कोई की डिजायर से कोई कहीं आ जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस कह दे तो वो उसका गलत काम कर दे, कोई गलत काम नहीं करता है। तो मैं समझता हूँ कि संवाद हुआ तो अच्छे के लिए हुआ होगा, तो निश्चित रूप से अब इससे और निखार आएगा और जल्दी से जल्दी सबको एक मैसेज जाएगा कि हम सब जनप्रतिनिधि और सारे लोग जो है, हमारी सरकार जो है वो जनता के मुद्दों को लेकर के, हमें जहां टकराने की आवश्यकता है हम टकराने हैं, लेकिन हम मनभेद नहीं है। मतभेद किसी बात को लेकर के हो सकती है, गलतफहमी किसी बात को लेकर के हो सकती है, वो दूर किए जा सकते हैं, बट जनता के मुद्दों को हम सबको एकजुटता के साथ में उठाना चाहिए और जनता के काम करना चाहिए। ऐतिहासिक बजट राजस्थान की सरकार ने हमको दिया है। मनोनीत पार्षद रोहिता सैनी के नेतृत्व में सभी पार्षदों की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ पार्षद दौलतराम प्रजापत द्वारा की गई। नगर पालिका में हुई बैठक में सभी पार्षदों ने अपने अपने क्षेत्र में हो रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी तथा राजस्थान सरकार द्वारा जो जन कल्याणकारी योजना, बचत, राहत कैंपों का आयोजन किए जा रहे हैं उसमें लोगों का फीडबैक लिया। सभा के दौरान पार्षदों की मानदेय की समस्याएं भी सामने आई। नगर पालिका के अनेक पार्षदों को पिछले 3 वर्ष से मानदेय नहीं मिल रहा है, उसके संदर्भ में चर्चा कर रामगढ़ नगर पालिका प्रशासन के प्रशासक एसडीएम अमित वर्मा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम एक ज्ञापन प्रेषित किया गया। ज्ञापन में जल्द से जल्द पार्षदों के वेतन और भत्ते जारी करने की मांग की गई। 30 को सभी रामगढ़ नगर पालिका के पार्षद इकट्ठे हुए एक मीटिंग हुई है, जिसमें कई निर्णयों पर मुद्दा हुआ है। मेन मुद्दा ये है कि सभी पार्षदों का बकाया 3 साल का मानदेय बकाया रह रहा है। उस बारे में आज हैं जो हम एसडीएम साहब के ऑफिस में हैं, जो एकत्रित हुए हैं और एक मुख्यमंत्री के नाम विज्ञापन दे रहे हैं। अब जो बकाया पार्षदों का सम्मान है, मानदेय है, उसका भुगतान किया जाए। आज नगर पालिका रामगढ़ के सभी पार्षद गणों की एक मीटिंग का आयोजन हुआ नगर पालिका के अंदर,
और जो भी उनकी वार्ड की समस्याएं थी उन्हीं सभी समस्याओं के बारे में चर्चा हुई, विचार विमर्श हुआ तथा एक जो मुख्य समस्या निकल के आई थी सभी पार्षद गणों की कि ये पिछले 3 वर्ष से जब से नगर पालिका बोर्डिंग बनी है तो इनका मानदेय नहीं मिला है। कुछ ही पार्षदों को 2, 4, 5 महीने का मानदेय मिला है। तो उस मानदेय के लिए आज सभी पार्षदगण आदरणीय मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन प्रेषित करने एसडीएम महोदय के पास पहुंचे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है एसडीएम साहब के मार्फत कि आप कस्बे के प्रशासक हैं, नगर पालिका के प्रशासक हैं, कि हमारे जो 60 पार्षद हैं जो उनका बकाया मानदेय पिछले 3 वर्ष का चल रहा है उसे जल्द से जल्द देने की कृपा करें। बानसूर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पुलिस पर हमला करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बानसूर डीएसपी सुनील जाखड़ ने बताया कि 17 मई को ग्राम पंचायत रसनाली की ढाणी बांधका में विद्युत वितरण निगम के कर्मचारी के साथ पुलिस विद्युत की उच्च क्षमता की लाइन को हटाने के लिए गई थी, जहां पर कुछ महिला पुरुषों ने बिजली विभाग तथा पुलिस पर लाठी डंडों से हमला कर दिया था, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इसी मामले को लेकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रामावतार पुत्र छज्जूराम सैनी, धोलाराम पुत्र मोहनलाल सैनी, गुलजारी पुत्र लच्छूराम सैनी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में करीब 20 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है, वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। विद्युत विभाग के कर्मचारी को लाइन का कार्य करने गए थे, जिसमें स्थानीय निवासियों में रामावतार, धोलाराम और गुलजारी और कुछ अन्य आरोपी, इन लोगों ने बिजली कर्मचारियों के साथ हाथापाई करने की कोशिश करी, राजकार्य में बाधा डालने का प्रयास किया, जिस पर कार्रवाई करते हुए कल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर पेश न्यायालय कर दिया गया है। बानसूर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत नैबास के गांव मांडली में गाड़ी में सवार होकर आए 8-10 हथियारबंद बदमाश एक युवक को गाड़ी में डालकर ले गए और उसके साथ मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। जानकारी के अनुसार गंभीर घायल इंद्राज ट्रैक्टर से मजदूरी का काम करता था। इसके काम करने को लेकर पहले भी लड़ाई झगड़ा हो चुका है, लेकिन सोमवार गाड़ी में सवार होकर आए युवकों ने इंद्राज गुर्जर को घर से बुलाकर उसे गाड़ी में बैठाकर झगड़ेत कला गांव की कुटिया के पास मारपीट कर घायल कर फरार हो गए। ग्रामीणों ने घायल इंद्राज गुर्जर की सूचना सरपंच प्रतिनिधि को दी। वहीं घायल को बानसूर उप जिला अस्पताल लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के पश्चात गंभीर घायल इंद्राज को कोटपुतली के लिए रेफर कर दिया। सरपंच प्रतिनिधि पीसी रावत ने बताया कि गाड़ी में सवार होकर आए युवकों ने इंद्राज गुर्जर के साथ कहासुनी को लेकर मारपीट कर दी, जिससे इंद्राज गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं थाना अधिकारी हेमराज सिंह ने बताया कि लड़ाई झगड़े की सूचना मिली थी, जिसके बाद मौके पर बानसूर थाना पुलिस पहुंची और घटनास्थल की जानकारी ली। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। का लड़का था कालूराम, जिसके साथ मुझे पहले ट्रैक्टर की कोई बात थी, तो इसको अंदर सुभाष बागड़ी नाम का है, वो इन्वॉल्व हो गए और उसको घर से उठा के लाया था। पहले घर से उठा के ले आया और उसके बाद शेखावत कुटिया के पास उसको पिटाई करके उसकी उसको वहाँ तक गिर गई और फरार हो गया। कितने लोग घायल हुए इनमें? उसमें 1 लोग घायल हुआ, इंद्राज नाम है, वही था। उसको ट्रैक्टर पे उठा के लाया घर से। उसके पास पता नहीं था, लोहे की राड थी और लकड़ी थी। अब क्या कंडीशन है मरीज की? अब सीरियस हालत है, रेफर कर दिया गया कोटपुतली। भिवाड़ी में दोपहर 2:30 बजे अचानक मौसम बदल गया। पहले तो यहां तेज हवा चली और उसके बाद देखते ही देखते आसमान में काली घटाएं छा गई। दिन में अंधेरा छा गया, ऐसा लगा जैसे धूल भरी आंधी शहर को अपने आगोश में ले लेगी। इसके कुछ देर बाद ही बूंदाबांदी शुरू हुई और तेज बरसात का दौर शुरू हो गया। हवा के साथ आई तेज बारिश ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। बारिश इतनी तेज थी कि लोगों को इधर उधर जाने का मौका भी नहीं मिला और जो जहां था वहीं रुक गया। हवा के साथ आई तेज बारिश से शहर की सभी गलियां और मुख्य सड़कें पानी से लबालब हो गई। कुछ ही देर में सड़कों पर नदियों की तरह पानी बहने लगा। अचानक आई हवा के साथ तेज बारिश ने मौसम ठंडा कर दिया, जिससे लोगों को कूलर पंखे बंद करने पड़ गए। फिलहाल तेज बारिश और हवा से क्षेत्र में किसी भी प्रकार के कोई नुकसान की सूचना नहीं लगी है, लेकिन इस बारिश से कई दिनों से पड़ रही उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है। बानसूर थाना पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को अवैध बजरी ट्रैक्टर सहित गिरफ्तार किया है। बानसूर डीएसपी सुनील जाखड़ ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश अनुसार अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान खरखड़ी कला निवासी मुकेश कुमार पुत्र हनुमान सहाय सैनी तथा बानसूर की नोपला वाली ढाणी निवासी कैलाश चंद्र पुत्र सामतराम सैनी को गिरफ्तार किया है। इसके बाद दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक अलवर के निर्देशानुसार पर हमने कार्रवाई करते हुए जो भी अवैध खनन की कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर वगैरह जो जिसमें लोड थे, तो 2 ट्रैक्टर मैं चालक गिरफ्तार कर पेश न्यायालय कर दिया।
गोविंदगढ़ कस्बे में नगरपालिका द्वारा महंगाई राहत शिविरों का आयोजन दिखावा बनकर रह गया। सोमवार को वार्ड नंबर 10 के खेड़ापति मोहल्ले में शिविर का आयोजन किया गया, लेकिन प्रातः 10 बजे तक कोई भी कर्मचारी वहां पर मौजूद नजर नहीं आया। यहां तक कि जब 11 बजे उपखंड अधिकारी सुशीला मीणा शिविर का निरीक्षण करने पहुंची तो वहां कुछ ही कर्मचारी मौजूद थे, जिस पर उपखंड अधिकारी ने वहां मौजूद नगरपालिका कर्मचारियों से वहां पर यह व्यवस्थाएं नहीं होने का कारण पूछा तो कर्मचारी बगले झांकते नजर आए। 3 दिन पूर्व ही मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन जुबेर खान से महंगाई राहत शिविरों में खाना पूर्ति किए जाने की बात कही गई थी। उन्होंने इस प्रकार की समस्या आने पर कार्रवाई करने की बात भी कही थी, लेकिन यह सब बातें धरातल पर होती नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि जब पूर्व कलेक्टर जितेंद्र सोनी पुरानी तहसील परिसर में निरीक्षण के लिए पहुंचे तब भी वहां पर अव्यवस्थाएं मिली थी, लेकिन सिर्फ वहां पर भी कार्रवाई करने की बात कही गई थी। आज यहां कर्मचारी तो मौजूद ही नहीं थे, लेकिन जब वहां उपखंड अधिकारी पहुंचती है तो महंगाई राहत शिविर जिस कार्य के लिए लगाए जा रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन करने वाले भी मौजूद नहीं थे। ऐसे में किस प्रकार महंगाई राहत शिविर का लाभ आमजन को दिया जा सकेगा, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के तो 10 योजनाओं का लाभ आमजन को पहुंचाया ही नहीं जा सकता है। महंगाई राहत शिविर लगाकर नेता फोटो खिंचवाकर आमजन को इनकी महत्वता को समझा रहे हैं, लेकिन उनके जाने के बाद और पीठ पीछे इस प्रकार के कार्य हो रहे हैं कि आमजन इनके लाभों पर ही सवालिया निशान जरूर लगा रहे हैं। शिविर में जब इस प्रकार के कार्य होंगे तो सरकार की मंशा पर भी सवालिया निशान जरूर खड़े होंगे। हाँ, वहाँ पर पानी की व्यवस्था है ना, एलईडी जो सरकार की जो योजना है उनका प्रचार करने के लिए एलईडी होनी चाहिए, एलईडी भी नहीं लगाई जा रही है। जाके देखता हूँ अगर नहीं है, सरकार ने कोई मापदंड तय किए कि ये होना चाहिए तो हम ये सुनिश्चित करेंगे। आज मैं जा रहा हूँ नसवारी में कैंप में, जो सरकार के मापदंड है उस मापदंड में कोई कमोबेशी रह रही है तो संबंधित अधिकारी कर्मचारी जनप्रतिनिधियों को कहेंगे कि इसकी व्यवस्था कराई जाए, होनी चाहिए। राजस्थान सरकार का जो मंशा है आम जन को राहत प्रदान करने की, वो किस प्रकार राहत प्रदान की जा रही है आपसे हम देख रहे हैं। प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला जी लगातार कह रहे हैं कि राजस्थान सरकार की योजनाओं का लाभ आम जन को मिले। किस प्रकार लाभ मिलेगा आप देख सकते हैं। पूर्व में भी कुछ दिन पूर्व गांधी पार्क में जो कैंप लगा था वहां पर भी इसी प्रकार की व्यवस्था देखने को मिली थी, और 2 दिन पूर्व जो मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन जुबेर खान जी उनसे भी ये सवाल किया गया था कि इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पर एलईडी टीवी नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, किस प्रकार सुविधा दे पाएंगे। मंत्री जी कहते हैं कि देखेंगे, जो भी होगा कार्रवाई करेंगे, लेकिन यथार्थ में जो है वो आप सबके सामने है। नौगावा तहसील में चोरों ने चोरी करने के लिए किराना की होलसेल दुकानों को प्राथमिकता से चुना हुआ है। इस दौरान चोर सिर्फ बीड़ी, सिगरेट और महंगे सामानों की ही चोरी करते हैं। बीती रात भी एक होलसेल की दुकान को चोरों ने निशाना बनाया। विकास कुमार जैन ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि चोपड़ा बाजार नौगावा में उसकी आदित्य ब्रदर्स के नाम से होलसेल की दुकान है। 28 मई को वह रात करीब 8 बजे अपनी दुकान बंद कर गया था। मध्य रात्रि को कोई अज्ञात चोर आया जिसने छत पर चढ़कर दरवाजे और जंगला तोड़ा और फिर दुकान के अंदर से बीड़ी, सिगरेट के पैकेट सहित शिखर पान मसाले सहित अन्य सामान चोरी करके ले गया। सुबह जब दुकान खोली तो उसी चोरी का पता चला। सूचना पर नौगावा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में चोर मुंह पर रुमाल बांधकर चोरी करता हुआ नजर आ रहा है। गौरतलब है कि पूर्व में भी चोरों ने किराने की होलसेल की दुकानों को ही निशाना बनाया और उनमें से ही बीड़ी, सिगरेट सहित अन्य सामान चोरी किया गया, लेकिन पुलिस अभी तक इन चोरियों का खुलासा नहीं कर पाई है। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।